बुलबुल का गाना। ये कहानी यूरोप के एक सम्राट के समय की है। इस सम्राट के पास एक अद्भुत राजमहल था और राजमहल का सबसे सुंदर हिस्सा था उसका हरा भरा बगीचा, जो हर तरह के फूलों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ फूल धरती पर कहीं भी नहीं पाए जाते थे, वो सिर्फ इस बगीचे में ही पाए जाते थे। माली उन्हें छोटी छोटी घंटियों से सजाता था। बगीचा इतना बड़ा था कि अगर ऊपर से देखा जाए तो वो जंगल तक फैला हुआ नजर आता था। जंगल से एक नदी बहती थी और उसके पास ही एक बुलबुल का घोंसला था। बुलबुल इतना मीठा गाती थी कि उसका गाना सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। ये राज्य बहुत नामचीन होने के कारण लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते थे। लेखकों ने इस राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा था और ज्यादातर लोगों ने बुलबुल और उसके गाने के बारे में भी लिखा था। ऐसी ही एक किताब एक दिन राजा ने खुद पढ़ी। बुलबुल के बारे में पढ़ते ही वह सोच में पड़ गया। हमारे राज्य का ये कौन सा पंछी है? शायद इसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। मैं ये क्या पढ़ रहा हूं मंत्री जी? हमारे राज्य में कोई एक पंछी है जिसे बुलबुल कहते हैं, जो बहुत सुंदर गाती है, जिस कारण उसे इस प्रदेश का सबसे सुंदर जीव माना जाता है। हमने इसके बारे में पहले सुना कैसे नहीं? मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना है महाराज। जाकर ढूंढिए उसे और उससे विनती कीजिए कि आज शाम मेरे सामने दरबार में गाए। महाराज, यह बड़ी प्रशंसनीय बात है कि लेखकों ने एक पंछी को अपने मन मुताबिक जीव के हिसाब से लिख दिया, लेकिन असलियत में ऐसा कोई पंछी है ही नहीं महाराज। नहीं, यह किताब मुझे भारत के राजा ने भेजी है। इसमें लिखा हुआ कुछ भी झूठ नहीं हो सकता। हमें बुलबुल का गाना सुनना है। उसे शाम तक हमारे पास लाइए, वरना पूरे राज्य को सजा मिलेगी। जैसा आप कहे महाराज। ऊपर नीचे दाएं बाएं महल में मिलने वाले हर इंसान से प्रधानमंत्री ने पूछा, लेकिन किसी ने भी बुलबुल के बारे में सुना नहीं था। उससे जो भी मिलता उसे उसने पूछना जारी रखा। अंत में वो एक छोटी लड़की से मिला। बुलबुल? हाँ, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे गाते हुए भी सुना है। वो नदी के पास रहती है। वो दोनों जंगल के उस इलाके में पहुंच गए जहाँ वो आमतौर पर गाया करती थी। बुलबुल ने गाना शुरू किया। तब छोटी लड़की ने कहा, देखिए, उधर देखिए, ये वही पंछी है। मैंने इससे बेहतर धुन इससे पहले नहीं सुनी। जब महाराज सुनेंगे तब वो बहुत खुश होंगे। राजमहल आ जाओ मेरी प्यारी बुलबुल। महाराज ने तुम्हें गाना सुनाने की विनती की है। महाराज की विनती मेरे लिए सम्माननीय है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बुलबुल को साथ लेकर वो राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल को भव्यता से सजाया गया था और सुंदर रूप से चमकाया गया था। हर दरबारी और सरदार वहाँ मौजूद था। बुलबुल के बैठने के लिए खास तौर पर सोने का खंबा बनाया गया था। बुलबुल उस पर बैठ गई और उसने गाना शुरू किया। उसका गाना इतना मनमोहक था कि महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मेरी हीरे की अंगूठी बुलबुल के गले में पहना देनी चाहिए। नहीं महाराज, मुझे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है। आपको मेरा गाना पसंद आया, यही मेरा इनाम है। महाराज ने आदेश दिया कि बुलबुल राजमहल में ही रहेगी। एक सजाया हुआ सोने का पिंजरा उसके लिए तैयार किया गया। उसे दिन में 2 बार और रात को 1 बार उड़ने की इजाजत दी गई। उसके साथ 12 सैनिक और उसके पैर पर लाल कपड़ा बांध दिया गया था। इस वजह से बुलबुल के उड़ने की इच्छा मर गई। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन किसी ने महाराज को एक बक्सा भेजा जिस पर बुलबुल उकेरा हुआ था। लगता है बुलबुल के बारे में एक नई किताब लिखी गई है। फिर भी उस बक्से में किताब नहीं थी। बक्से में एक हीरों से जड़ी हुई बुलबुल थी और जब उसकी पूंछ खींची जाती तब वो असली बुलबुल की तरह ही गाती। क्या बात है! चलो अब इन दोनों को एक साथ गवाते हैं। दोनों बुलबुलों को एक साथ गवाया गया, लेकिन उनकी इकट्ठा आवाज अच्छी नहीं लग रही थी।
असली बुलबुल जो चाहे वो गा सकती थी और नकली बुलबुल बस उतना ही गा सकती थी जितनी धुनें उसमें पहले से डाली हों। उतनी ही धुनें गाने की नकली बुलबुल की क्षमता थी। उसकी आवाज बिल्कुल असली बुलबुल की तरह थी। वो बहुत आकर्षक दिखती थी, जिसका कारण उसके गहने ही थे। बाद में महाराज ने असली बुलबुल का गाना सुनने की इच्छा जताई। बुलबुल को क्या हुआ? उसे जाते हुए किसी ने देखा? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को नहीं पता कि वो कहां है? ऐसा लगता है कि वो राजमहल छोड़कर गई है। हर कोई संतुष्ट था क्योंकि उनके पास नकली बुलबुल थी, जिसे उन्होंने फिर से सुना और उसके गानों का आनंद लिया। भारत के राजा से मिले इस उपहार से हम बहुत खुश हैं। मंत्री जी, अगले रविवार को एक समारोह का आयोजन कीजिए। हम चाहते हैं कि इस बुलबुल का सुंदर गाना पूरा राज्य सुने। जैसे आपकी इच्छा महाराज। आने वाले रविवार को बुलबुल के गाने का समारोह रखा गया था। हर किसी ने उसका आनंद लिया। वाह, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन असली बुलबुल की तरह नहीं है। जब वो गाती थी तब आंखें भर आती थी। नकली बुलबुल को महाराज के कमरे में उनके पलंग के पास रखा गया। महाराज सोने से पहले उसके गाने सुनते थे और उन्होंने उसे शाही गायिका की उपाधि प्रदान की। फिर भी एक रात को जब बुलबुल महाराज के लिए गा रही थी, तब उसके अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। अगली सुबह महाराज ने उसे घड़ी साथ से ठीक करवाने की कोशिश की। देखिए महाराज, मैंने गहराई से इस यंत्र की छानबीन की है। मैं इसे ठीक करूंगा तो इसके सारे गाने बंद हो सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये फिर कभी गा नहीं सकेगी। कई साल गुजर गए। महाराज बीमार हो गए और उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। महाराज, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? आपके लिए क्या लाऊं? महाराज ने कुछ नहीं कहा। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो कुछ और नहीं बोल पा रहे थे सिवाय गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल, गाओ। लेकिन बुलबुल तब भी चुप रही। महाराज की खिड़की के बाहर से आने वाली गाने की आवाज से महाराज चौंक गए। महाराज का चेहरा खुशी और उम्मीद से खिल उठा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि असली बुलबुल उनकी खिड़की में बैठी थी। तुम वापस आ गई। गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बुलबुल। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, लेकिन आज वापस लौटकर तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? महाराज, आपने मुझे पहले ही पुरस्कार दिया है। जब मैंने पहली बार आपके सामने गाया, तब आपकी आंखों से आंसू आए थे। किसी कलाकार के लिए उससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है? हमेशा मेरे साथ रहो मेरी प्यारी बुलबुल। जब तुम्हें लगे तब तुम गाओ। मैं तुम्हें गाने के लिए आदेश नहीं दूंगा। नहीं, नहीं महाराज, ये राजमहल मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपसे मिलने की इच्छा होगी तब मैं यहाँ आ जाया करूंगी। मैं यहाँ पास में ही घोंसला बना लूंगी और जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी और आपके लिए गाऊंगी। मैं मेरे गीत के माध्यम से आपको पूरे राज्य के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना बोलकर बुलबुल वहाँ से उड़ गई और महाराज को समझ में आया कि हमें कभी किसी भी पंछी को कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें भी उनकी मर्जी से जीने का अधिकार है। किसी को भी किसी को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है और आजादी से उड़ने वाले, पेड़ों पर जंगलों में गाने वाले पंछी ही अच्छे दिखते हैं। समाप्त। जादुई चेहरा। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक किसान अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी उम्र के साथ बदसूरत होती जा रही थी, इसीलिए उसने दूसरी खूबसूरत महिला से शादी कर ली। उसकी पहली पत्नी का नाम स्टेला और दूसरी का नाम बेला था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था।
ये जीवन अपनी धारों के साथ आगे बढ़ता जाता है। दिन और रात आगे बढ़ रहे थे। साल और साल बीत गए और फिर एक दिन आया जब बेला को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व होने लगा और वो स्टेला के प्रति कुंद, अहंकारी और बुरा व्यवहार करने वाली बन गई। मेरे मेकअप किट को किसने छुआ? अरे क्या हुआ, मैंने कल इसका इस्तेमाल किया था, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है। वाह, मुझे लगा तुम भिखारी हो, लेकिन तुम तो चोर भी हो। स्टेला के गालों पर 2 आंसू छलक पड़े। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो बेला? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेला गुस्से में थी और फिर वो बोली, क्या कहा तुमने? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब तुम देखो कि मैं और क्या कर सकती हूँ। और फिर एक रात, स्टेला, तुम क्या कर रही हो? आपने मुझे बुलाया? उफ, तुम नहीं, मेरा मतलब है बेला। दोनों नाम एक जैसे हैं और कई बार मैं भ्रमित हो जाता हूँ। स्टेला ने नाराजगी महसूस की और फिर कहा, बेला अपने कमरे में मेकअप कर रही है, तुम बताओ क्या काम है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? अरे वाह, तुमने मुझे कुछ देर के लिए दूर क्या पाया? तुम तो मेरे बारे में भला बुरा कहने लगी। नहीं बेला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कह रही। अच्छा ऐसा है, मैंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया था और मैं अपने मेकअप करने में बिजी हो गई थी, तो तुम क्या मेरी बुराइयां करोगी? नहीं बेला, तुमने कुछ गलत सुन लिया है। हाँ, मैं तो मूर्ख हूँ, गलत समझती हूँ। आपस में झगड़ना बंद करो स्टेला, रात का खाना परोसो। स्टेला रसोई की ओर चली जाती है। ओह बेला, मेरी प्यारी खूबसूरत पत्नी, तुम उससे क्यों झगड़ती हो? उस बदसूरत को नजरअंदाज कर दो। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह मैं काम के सिलसिले में पास के गांव जा रहा हूँ। मैं रात को वापस आऊंगा। मैं जाऊं तो बस सुनिश्चित कर लेना, मुझे स्टेला का बदसूरत चेहरा नहीं दिखना चाहिए। उसे बस किसी काम में व्यस्त रखना। मैं वहाँ मेले का भी दौरा करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, तो मेरे लिए सोने के गहने लाना मत भूलना। स्टेला भी वहाँ आ जाती है। जब किसान उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। और आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस आप जल्दी घर आइएगा, आपकी सुरक्षा ही मेरे लिए सबसे अहम है। ये सुनकर बेला गुस्से से पूरी तरह से भड़क जाती है और फिर कहती है, अरे तुम भी, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास अच्छा कहने के लिए। तुम दूसरों के काम में दखल देना बंद कर दो, काम ठीक से करो, सारा काम शाम तक पूरा कर दो। हाँ बेला। स्टेला को बहुत बुरा लगता है और वो अपने काम करने चली जाती है। काम करते समय वो इसके बारे में सोचती रहती है, मेरे लिए इस घर को जल्द से जल्द छोड़ देना ही बेहतर है। खैर, अब किसी को मेरी परवाह भी नहीं है, मैं यहाँ क्यों रहूं? लेकिन मैं कहाँ पर जाऊं? मेरा कोई और नहीं है, बस मेरे पति के अलावा। लेकिन मुझे यहाँ घुटन होती है। मुझे जंगल में चले जाना चाहिए, बाकी का जीवन वहीं गुजारना चाहिए। कम से कम उसके बाद मेरी किसी को परवाह तो नहीं होगी और ना ही कोई मेरी बुराई करेगा। उसी रात स्टेला घर से निकलती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। वो सुबह सूर्य निकलने तक एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के चारों ओर बहुत सारे पुराने पत्तों का ढेर होता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे इस पेड़ के आसपास कितनी गंदगी है, मुझे इसे साफ करना चाहिए ताकि पेड़ सांस ले सके। और फिर वो तेजी के साथ सफाई करती है। तुम कौन हो मेरी बच्ची? मैं स्टेला हूँ, मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हें उस ओर चले जाना चाहिए ताकि तुम्हारा दुख समाप्त हो जाए। वो ठीक उसी रास्ते पर चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ एक केले का पेड़ है और उसके फलों के कारण वो बुरी तरह से मुड़ा हुआ है। अरे इस पेड़ को तो सहारे की जरूरत है, कैसे इसकी मदद करूं? हाँ, मुझे इसे सहारा देने के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर वो उसकी मदद करती है। अरे वाह, धन्यवाद। तुम्हें इस ओर जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें एक जादुई झील मिलेगी।
बस उसमें एक बार तुम डुबकी लगाओगी, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। धन्यवाद पेड़। इसीलिए वो उस रास्ते पर चली जाती है और जल्दी ही उसे एक जादुई झील दिखाई देती है और जैसे ही उसमें डुबकी लगाती है, वापस तैरकर किनारे पर आती है, वो एक युवा और सुंदर युवती में बदल जाती है। वो खुश होती है और आभारी होती है और इसीलिए वो केले के पेड़ के पास लौट आती है। आप अच्छी और दयालु व्यवहार वाली हो, इसलिए आप इसके लायक हो। मेरी एक शाख तोड़ लो और जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस शाख से मनचाहा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करोगी। अब तुम अपने घर लौट जाओ और सुख से रहो। धन्यवाद पेड़। जैसे ही वो बूढ़े पेड़ के पास से गुजरी, वो उसे कुछ कहकर रोक देता है। मेरी बच्ची, तुम एक अच्छी दिल वाली इंसान हो। ये जादुई बर्तन तुम्हारे लिए है, तुम इसे ले लो और जब भी तुम इसके अंदर हाथ डालोगी, इसमें से कीमती गहने, बढ़िया कपड़े और हीरे निकल आएंगे। अपने घर वापस जाओ और अपना जीवन जियो। जल्दी ही स्टेला घर लौट आई और जैसे ही बेला ने देखा, उसने कहा, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला और तुम फिर से जवान और सुंदर कैसे बन गई? स्टेला ने उसे सब कुछ बताया और कहा, तो बहन, यही है मेरी कहानी। अब तुम चाहो तो बहन तुम भी जाकर ले लो। मैं तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हूँ। अब मैं जंगल में खुद जाऊंगी और सब कुछ देख लूंगी अपने आप। अब वो जंगल में चली जाती है। जल्दी ही उसे वो पुराना पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकती और सीधे केले के पेड़ की तरफ चली जाती है, जो बहुत ही मुड़ा हुआ और झुका होता है। अरे सुनो, वो जादुई झील कहाँ है? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। अब ये मेरी समस्या नहीं है, तुम बताओ कि वो जादुई झील कहाँ है, नहीं तो मैं खुद तुम्हें तोड़ दूंगी। और फिर वो आगे के रास्ते की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ जादू की झील होती है। वो उस झील में डुबकी लगाती है और फिर वो पहले से ज्यादा सुंदर हो जाती है। लेकिन वो लालची होती है और फिर कहती है, अगर एक डुबकी से मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ तो क्या होगा, मैं एक डुबकी और लगा लूं? और वो डुबकियां लगाती जाती है और फिर उसके जैसा कोई बदसूरत नहीं था। वो बुरी से और बुरी होती जाती है और वो बूढ़ी दिखने लगती है। क्या लगाती जाती है, वो बुरी से और बुरी होती जाती है और जल्दी ही वो 100 साल की बूढ़ी जैसी दिखने लगती है और फिर डुबकियां लगाते लगाते वो वहीं मर जाती है। एक बार फिर किसान वापस अपने घर आता है। वो स्टेला को देखता है और जब उसे बेला नजर नहीं आती है तो वो बहुत खुश होता है कि अब वो चली गई है और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी समाप्त हुई। पॉलियाना। पॉलियाना एक 10 साल की सुनहरे बाल और प्यारी मुस्कान वाली लड़की अपने आसपास खुशियां बिखेरती थी, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे, वो अकेली थी। इसलिए उसे अनाथालय ले जाया गया। यही अनाथालय उसका इकलौता घर था। कुछ समय बीतने के बाद उसकी अमीर मौसी उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हो गई। पॉलियाना ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसका नया घर छोटा सा नहीं बल्कि एक बड़ी हवेली थी। नैन्सी, इस लड़की का सामान ऊपर अटारी में डाल दो। मुझे घर लाने के लिए शुक्रिया। हाँ, ऐसी परिस्थिति में मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब फटाफट नैन्सी के साथ अपने कमरे में जाओ और गुम मत जाना। बहुत प्यारा है ये। सच में? हाँ, ये पूरी हवेली प्यारी है। और तुमने देखा, इस सुंदर खिड़की से पूरा आंगन दिखता है। मौसी ने मुझे हवेली का सबसे बढ़िया कमरा दिया है। इसे चीजों को एक तरफा देखना कहते हैं। यहाँ करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, सिवाय तुम्हारी मौसी के रास्ते में ना आने के। डिनर शाम के ठीक 6 बजे परोसा जाएगा। तुम्हें अगर एक पल भी देर हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। समझ गई तुम? जी मैम,
थैंक यू मैम। कितना प्यारा घर मिला है मुझे। मॉम, डैड, आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगता। 6:02 हो चुके हैं। पॉलियाना, कहाँ हो तुम? पॉलियाना, पॉलियाना। डिनर 5 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। तुम्हारी मौसी जब तुम्हें पकड़ लेगी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे माफ करना, मैं जरा यहाँ खो गई थी। यहाँ की हर चीज बहुत सुंदर है। तुम लेट हो चुकी हो। मैं फूल और बादलों की खूबसूरती निहार रही थी। आपने बाहर देखा? आज कितना सुंदर दिन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ कानून है। पॉलियाना ने अपनी मौसी की नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया और खाना खाने बैठ गई। पॉलियाना हर निवाले का मजा ले रही थी, लेकिन खाना खाते समय बहुत परेशान थी। उसकी आंटी उसे अटारी वाले बेडरूम में ले गई और अंदर बंद कर दिया। कल सुबह तक तुम्हें यहीं रहना है। सही तमीज सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त लो। पॉलियाना को बेडरूम में छोड़कर उसकी मौसी ने दरवाजा बंद कर दिया। पॉलियाना को पहले बुरा लगा। मम्मी, ओह डैडी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मौसी को कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया को कितना कुछ देना पड़ता है। वो बस बुरा पहलू ही देखती है। आप मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। पॉलियाना ने देखा और बाहर झांकने के लिए आगे बढ़ी। वो एक प्यारी सी शाम थी। पॉलियाना ने अपनी खिड़की के बाहर देखा कि आंगन के फूलों के ऊपर पूनम का चांद और तारे चमक रहे थे। वाओ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तस्वीर की तरह। मुझे यही तो चाहिए था। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। भले मैं मेरे कमरे में कैद हूँ, फिर भी मैं रात के आसमान को सराह सकती हूँ, जो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। सच में, मैं मौसी को ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि जिंदगी में अच्छी चीजों की तारीफ करना और खुश रहना बुरा नहीं होता। मैं उसे दिखाऊंगी कि खुशियाँ क्या होती हैं। अगली सुबह आखिरकार नैन्सी ने पॉलियाना का कमरा खोल दिया। वो दोनों कुछ सामान लाने के लिए गांव में गईं। पॉलियाना दुकानों को देखकर और लोगों को इशारे से हेलो कह के खुश हो रही थी, लेकिन विशेष रूप से एक व्यक्ति ऐसा था जो उसके लिए सबसे खास था। वो सड़क पर खड़ा था, चिल्ला रहा था और किसी से कुछ नहीं कह रहा था। पॉलियाना ने उससे जोर से कहा, मैं पॉलियाना हूँ, आपका नाम क्या है? मिस्टर पेंडल्टन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर पेंडल्टन। शॉपिंग करने के लिए ये बड़ा प्यारा दिन है ना? बिल्कुल। पॉलियाना, इन्हें अकेला छोड़ दो। हमें माफ करना सर। हम फिर से मिलेंगे मिस्टर पेंडल्टन। वो दुकान की तरफ गए। खिलौने की दुकान के बाहर पॉलियाना जिमी से मिली। वो एक छोटा सा लड़का था। उसने अपने बॉल के साथ पॉलियाना को खेलने दिया, फिर वो तुरंत दोस्त बन गए। नैन्सी के साथ वापस जाते समय पॉलियाना ने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा देखा। वो निराश और अकेला लग रहा था, तो उसने उसे ऊपर उठा लिया। मुझे लगता है इस छोटे से बिल्ली के बच्चे को घर चाहिए। पॉलियाना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मौसी को ये अच्छा लगेगा। हमें हर जरूरतमंद को अपना दयालुपना दिखाना चाहिए। घर वापस आते ही पॉलियाना ने अपनी मौसी को बिल्ली का बच्चा दिखाया। इसका नाम डेजी है। हम आवारा जानवरों को ऐसे घर में नहीं लेते, बेहुदापन है ये। लेकिन वो अकेली और भूखी है। मैं इसे अटारी में डाल दूंगी, फिर वो खिड़की से बाहर पंछी देख सकेगी और सूरज की रोशनी भी ले सकेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो यहाँ है। हर हफ्ते नैन्सी पॉलियाना को साथ लेकर गांव में खरीदारी के लिए जाती थी। वो जितनी बार हो सके जिमी के साथ खेला करती थी। पॉलियाना ने पहली बार खुशियों का खेल जिमी को सिखाया। खुशियों का खेल बहुत आसान है। तुम किस कारण दुखी हो? मेरी माँ ने इस हफ्ते रोज रात को एक जैसा खाना पकाया। मैं इसलिए दुखी हूँ कि हम कुछ नया खा भी नहीं सकते। ये इस तरह से खेलते हैं। थोड़ा समय लो और इससे भी बदतर किसी भी चीज की कल्पना करो। जैसे बिल्कुल खाना ना मिलना। हाँ बिल्कुल। सोचो कि तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। भले एक जैसा खाना है, लेकिन तुम्हें खाने को तो कुछ मिल रहा है ना। तुम भूखे तो नहीं हो ना? बिल्कुल सही कहा, मुझे अच्छा लग रहा है।
पॉलियाना और जिमी ने खुशियों के खेल का आनंद लिया। पॉलियाना ने अगले 2 हफ्तों में गांव वालों को ये खुशियों का खेल सिखाया। हर कोई उसकी आशावादी सोच से चकित था। एक दोपहर पॉलियाना ने जिमी को अपनी मौसी से मिलाने का फैसला किया। अम्मा से ये जिमी है। आपसे मिलके अच्छा लगा। पॉलियाना, मैंने तुम्हें आवारा जानवरों को घर लाने से मना किया था ना? लेकिन मैं आवारा नहीं हूँ। पॉलियाना की मौसी की बातों से जिमी को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए उस घर से तुरंत बाहर निकल गया। जिमी रुको। पॉलियाना जिमी के पीछे दौड़ी। सड़क पार करने से पहले जिमी ने दोनों तरफ देखा, लेकिन जल्दबाजी में पॉलियाना दोनों तरफ देखना भूल गई। वो जिमी के पीछे भागी और तभी कुछ भयानक घटित हुआ। दुर्घटना के बाद पॉलियाना ने काफी समय अस्पताल में बिताया। बिस्तर पर होते हुए भी पॉलियाना ने अपना रवैया बनाए रखा। उसने नर्स और डॉक्टरों को भी खुशियों का खेल सिखाया। वो सब मुस्कुराते और हंसते। बस उसकी मौसी ही एक थी जिसे ये खेल खेलना नहीं आता था। पॉलियाना, तुम ये खुशियों वाला रवैया कैसे बनाए रखती हो? तो खुशियों का खेल है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं आपको सिखा सकता हूँ। मिस्टर पेंडल्टन ने पॉलियाना की दुर्घटना के बारे में सुना और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी वो अस्पताल आए। तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा वो पॉलियाना के पास ही उसकी मौसी और नैन्सी के साथ बैठे रहे। वो और पॉलियाना हर बात पर चर्चा करते थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उन्होंने पॉलियाना को एक रहस्य बताया। मैं तुम्हारी माँ को जानता था। सच में? हाँ, मुझे तुम में वही नजर आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा पैसा है। तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हें फिर से चलने की हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। अरे वाह! मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं कभी मेरी मौसी को छोड़ पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई और है जिसे सच में आपके मदद की जरूरत है। मिस्टर पेंडल्टन पॉलियाना से दूसरे दिन मिलने का वादा करके उस दिन निकल गए। पॉलियाना ने मिस्टर पेंडल्टन के प्रपोजल के बारे में अपनी मौसी को बताया। फिर मौसी और नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए, ये जानकर कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अब समझ गई हूँ पॉलियाना, तुम बादल और बरसात से घिरी दुनिया में रोशनी की एक किरण हो। हम सभी तुमसे प्यार करते हैं। जिंदगी में खुशी की कला सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल हमें खुशी देता है। मिस्टर पेंडल्टन ने अपने पैसे पॉलियाना को फिर से चलने में मदद करने वाले एक प्रोफेशनल फिजिशियन पर खर्च किए। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद पॉलियाना अपनी मौसी और नैन्सी के साथ घर वापस लौटी। मिस्टर पेंडल्टन जिमी से मिले और पॉलियाना से किए वादे के मुताबिक उन्होंने जिमी को असिस्टेंट के तौर पर काम पर रखा। जिमी ने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने परिवार को ज्यादा पैसे देने में सक्षम हुआ। डियर मॉम एंड डैड, मुझे आपकी रोज याद आती है। मौसी अब जिंदगी के खूबसूरती की सराहना करना सीख चुकी है। जिमी और मिस्टर पेंडल्टन साथ में बहुत खुश हैं और मैं अब चल भी सकती हूँ। डेज़ी बिल्ली दुनिया की सबसे प्यारी पेट है और मुझे बहुत खुशी होती है। यह आपका एहसान है कि आपने मुझ में आशावादी और खुश रहने का जज्बा पैदा किया। अगर मैं अपनी चलने की क्षमता नहीं खोती तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि खुद के बल पर चलना कितना बड़ा आशीर्वाद है। सच्चे प्रेम के साथ आपकी बेटी पॉलियाना। समाप्त। उतावली रानी। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में राजा रॉबर्ट अपनी प्यारी रानी मारिया के साथ रहते थे। राजा को उसके पूरे राज्य ने दयालु होने के लिए प्यार किया था, लेकिन उसकी रानी इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत उतावली थी। तुम मेरे बालों को बांधने में बहुत समय ले रही हो। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल हेयर स्टाइल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे यूं कहो, इसी समय निकल जाओ इस महल से। ओ मारिया, आपने ऐसा क्यों किया? वो बहुत कोशिश कर रही थी। ना भी अच्छा काम नहीं करती। आपको धैर्य रखना चाहिए मेरे प्रिय। कभी कभी रानी का ये उतावलापन शांति को भंग कर देता। बेचारा राजा उसके द्वारा बनाई गई समस्याओं को ठीक करने का ही प्रयास करता रहता। यहाँ मारिया,
ये शायद आपको बहुत पसंद आएगा। लिली के फूल मुझे पसंद है, लाओ उन्हें अब मुझे दे दो। राजा रॉबर्ट सोच में डूबा रहता कि वो कैसे अपनी पत्नी को धैर्य रखना समझाए। एक दिन वो मारिया के बारे में सोचता हुआ अपनी महल के आंगन में टहल रहा था। समझ नहीं आ रहा है, वो पहले बहुत अच्छी और दयालु थी, मुझसे शादी करने से पहले। ये सोचते हुए राजा रॉबर्ट ने पानी में कुछ तैरते हुए देखा। वो क्या है? एक बच्चा? तुम यहाँ कैसे आए? ओ बेचारे बच्चे, चलो तुम्हें घर ले चलें। अब ये रॉबर्ट कहाँ रह गए? कितने समय के लिए बाहर चले जाते हैं। देखो मारिया, मुझे एक बच्चा मिला, ये पानी में बह रहा था। बच्चा? लेकिन ये कैसे हुआ? देखो, एक पत्र। जिस किसी को भी मेरा बच्चा मिले, कृपया उसकी देखभाल करना। राजा और रानी हैरान थे। इस प्यारे बच्चे की जिम्मेदारी का उपहार स्वीकार किया। राजा ने छोटी बच्ची को प्यार किया और उसे महल में ले जाने का फैसला किया। आपका नाम होगा डायना। डायना इतनी प्यारी और बहुत सुंदर बच्ची थी और जल्दी ही कुछ वर्षों में वो एक प्यारी युवती बन गई। महल में एक विशेष जादुई मुकुट भी रखा हुआ था, लेकिन ये कई सालों से चमका नहीं था। एक दिन डायना पूरे महल में देखने लगी। घूमते घूमते वो उस वर्जित जगह पर भी आ गई। वाओ, ये स्थान निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। ओह, ये विशाल द्वार क्या है? उसने जाकर रहस्यमय दरवाजे को धक्का दिया। ओह, ये बहुत भारी है। यहाँ ताज क्यों है? और जैसे ही वो उसके करीब गई, अचानक ताज चमकने लगा। मैं इसके बारे में माँ और पिताजी को बताऊंगी। डायना, तुम्हें वहाँ से दूर रहने को कहा गया था। लेकिन वहाँ एक ताज है और वो चमक रहा है। चमकदार? चमक रहा है? ओह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताऊंगा। राजा खुश था, लेकिन उसकी रानी ताज को लेकर क्रोधित थी। उस रात वो महल से बाहर निकली और एक चुड़ैल को देखने गई जिसे वो जानती थी। चिंता मत करो, बस ये अंगूठी अपने पति की उंगली में रख देना और उसके अंदर के जादू से वो डायना से नफरत करेगा। मारिया ने सिर हिलाया और जल्दी ही महल से बाहर आ गई और अगले दिन उसने वो अंगूठी राजा को पहना दी। और अगले दिन जब वो जागी, पिताजी, माँ, मैंने आपके लिए केक बनाया है। किंग रॉबर्ट ने डायना को देखा और जादू काम करने लगा। जादू ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। डायना, ओह, मुझे माफ कर दे, मैं बस अपना बनाया केक चखाना चाहती थी। ये बहुत नमकीन है। क्या? नहीं, ये तो मीठा है। अंगूठी के जादू से राजा को मीठा केक भी खराब और कड़वा लगने लगा और उनका प्यार खत्म होने लगा। ऐसे ही एक दिन अकेले में डायना उस कमरे में गई जहाँ पौराणिक मुकुट पड़ा हुआ था। ये ताज बहुत सुंदर है, ये मुझ पर कैसा दिखेगा? मैं केवल योग्य द्वारा पहना जाऊंगा। कौन हो तुम? मैं पौराणिक ताज हूँ, जो कुछ भी जानना चाहते हो पूछो। ओह, अच्छा, मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ताज ने डायना को जादू की अंगूठी के बारे में सब बता दिया। इसीलिए मेरे पिता मुझसे नफरत नहीं करते, वो सिर्फ एक मंत्र है। पर मेरी माँ? ताज तुम्हारी माँ नहीं, चुड़ैल चाहती है। आपकी माँ अधीर है, लेकिन वो अभी भी एक अद्भुत दयालु महिला है। मुकुट ने डायना से कहा कि वो चुड़ैल अपनी शक्तियों के माध्यम से शासन करना चाहती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत जोखिम भरा था। इसीलिए उसने मैरी के माध्यम से ये सब करना चाहा। लेकिन हम माँ के जादू को कैसे तोड़ें? रानी को धैर्य रखना सीखकर इसे स्वयं तोड़ना होगा। फिर डायना ने कुछ सोचा। मेरी माँ को लिली बहुत पसंद है। हो सकता है अगर वो उन्हें उगाए तो उसके साथ उन्हें धैर्य रखना भी आ जाएगा, जादू टूट जाएगा। लेकिन मैं उन्हें कैसे लाऊं?
मुझसे पूछो और तुम इसे मेरे जादू से प्राप्त करोगी। मुकुट के जादू के साथ डायना ने सुंदर गुलाबी लिली का एक बगीचा बनाया, लेकिन जल्द ही रानी ने इसकी देखभाल के लिए बागवानों को नियुक्त कर दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब मारिया अगली बार बगीचे में आई तो उसने कुछ फूलों को मुरझाते हुए देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गई और बागवानों पर चिल्लाई, अगर तुमसे देखभाल नहीं होती तो खुद इसकी देखभाल करूंगी। और डायना की खुशी के लिए रानी को अब हर दिन बगीचे में काम करते हुए देखा गया। लिली के लिए मारिया का प्यार इतना अधिक था कि वो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करती थी। फूलों के प्रति धैर्यवान होने के कारण वो शीघ्र ही दूसरों के प्रति भी धैर्यवान हो गई। डायना ने जल्द ही मारिया में बदलाव देखा और एक दिन उसने उससे कहा, माँ, क्या अभी तक लिली नहीं खिली है? अभी नहीं, लेकिन मैं तब तक खुश हूँ जब तक वो स्वस्थ हैं। वो अपने समय पर खिलेंगे। तभी रानी बेहोश हो गई। जादू टूट गया था और जब रानी जागी तो वो बिल्कुल ठीक थी। सबसे पहले उसने अपने पति की उंगली से वो जादुई अंगूठी निकाली। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो राजा को बिल्कुल याद था। मैं अपनी प्यारी डायना के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था? मेरे पास आपके लिए कुछ है। डायना ने ताज उठाया और रानी के सिर पर रख दिया, जो तेज चमक रहा था। ऐसा लगता कि आप दोनों ताज के योग्य हैं। मुझे लगता है कि डायना के पास ये ताज होना चाहिए। वो वास्तव में इसके योग्य है, क्योंकि उसके धैर्य ने हम सभी को बचा लिया है। और इसलिए राज्य में एक बार फिर आनंद ही आनंद था। राजा बहुत खुश हुआ। डायना हमेशा की तरह प्यारी बन गई और उसने सभी को सिखाया कैसे धैर्य एक बहुत बड़ा मूल्य है। लोगों की सराहना करना सीखते हैं और उन्हें अपने समय में कार्य करने देते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। कहानी खत्म हुई। एक समय की बात है, बहुत पहले किसी अनजान प्रदेश में एक छोटा सा गांव बसा था। वो गांव बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। फसल काटने के बाद सभी लोग गांव में जश्न मना रहे थे। संगीत बज रहा था और लोग नाच रहे थे। गांव में अल्बर्ट नाम का बेहद आकर्षक लड़का था, जिसके साथ नाचने के लिए लड़कियां कतार पे खड़ी रहती। लेकिन देर शाम में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। तुम यहाँ की तो नहीं लगती, है ना? नहीं। तो कहाँ से आई हो तुम? बहुत दूर से। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन रात भर बिना रुके दोनों एक दूसरे के साथ नाचते रहे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। शायद अब दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। तभी बाहर से घोड़े के खुर की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे जाना चाहिए। नहीं, रुको, संगीत अभी भी बज रहा है, चलो नाचते हैं। अचानक कमरे के सभी दरवाजे खुले और राजा के सिपाही तलवार और भाले लेकर एल्बर्ट और लूसी की तरफ बढ़ने लगे। फिर कमरे में हाजिर सभी लोग नीचे झुक गए। ये क्या हो रहा है? अपने हाथ मेरी बेटी से दूर रखो। सिपाहियों ने एल्बर्ट को लूसी से दूर किया और उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उन्होंने अपनी तलवारें और भाले उसकी तरफ बढ़ाए। पिताजी, उसे कुछ मत करना। एल्बर्ट कुछ समझ नहीं पाया। राजा जॉर्ज तुम्हारे पिता है? राजा जॉर्ज ने लूसी को जवाब देने का मौका नहीं दिया। उन्होंने एल्बर्ट की तरफ उंगली उठाई और कहा, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक किसान से मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा? क्यों नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेवकूफ लड़के, एक राजकुमारी किसी साधारण लड़के से शादी नहीं कर सकती। राजकुमारी सिर्फ किसी खानदानी आदमी से या किसी सिपाही से या फिर किसी रईस आदमी से शादी कर सकती है। फिर राजा जॉर्ज लूसी को खींचकर दरवाजे तक ले गए। हे राजा, अगर मैं अमीर बन जाऊँ तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। राजा जॉर्ज थम गए और उसकी तरफ घूमे। उन्होंने पल भर के लिए सोचा,
और कहा, मैं बताता हूँ, पुराने किले की तिजोरी में सोने और जवाहिरों के ढेर है। अगर तुम वहाँ जाकर ताज के हीरे मुझे लाकर दे सको तो बाकी सारा सोना और जवाहिरे तुम रख सकते हो और मेरी बेटी से भी शादी कर सकते हो। फिर तो मैं वही करूँगा। देखेंगे देखेंगे। फिर राजा जॉर्ज और राजकुमारी वहाँ से चले गए। कमरे में इतना सन्नाटा छा गया कि किसी ने चू तक नहीं की। सभी एल्बर्ट की तरफ देखने लगे। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? क्या? कि राजा जॉर्ज ने पुराना किला क्यों छोड़ दिया था? क्यों? क्योंकि ड्रैगन ने वहाँ अपना घोंसला बनाया था। एक ड्रैगन? राजा जॉर्ज ने मुझे शाही खजाने को लाने क्यों भेजा अगर वो जानते हैं कि वहाँ एक ड्रैगन रहता है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम उनके बेटी से शादी करो। वो चाहते हैं कि ड्रैगन तुम पर आग बरसाए। एल्बर्ट दरवाजे की तरफ गया। मुझे परवाह नहीं, मैं लूसी को चाहता हूँ और उससे शादी करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। एल्बर्ट शायद ज्यादा चालाक नहीं था, लेकिन उसका इरादा बहुत पक्का था। अगले दिन एल्बर्ट पुराने किले की तरफ जाने लगा। फिर उसे समझ आया कि वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं होने वाला। वो हजारों मील दूर था और रास्ते में खतरनाक बर्फीली नदियाँ भी थी। मेरे पास भले ही गर्म कपड़े ना हो, फिर भी मुझे आगे बढ़ना होगा। बर्फीली नदियाँ पार करते करते वो ठंड से जम गया। सच में एल्बर्ट ज्यादा चालाक नहीं था। जब वो नदी की दूसरी ओर पहुंचा, वो गिरा और ऊंचाई से गड़बड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसे चोट लगी थी। बर्फीली नदी में गिरने तक उसकी आंख नहीं खुली। जब एल्बर्ट को यकीन हुआ कि वो ठंड से या डूबने से मरने वाला है, तभी बर्फीली नदी अचानक से जोर जोर से बहने लगी। अरे नहीं! ड्रैगन को मारने के लिए मेरे पास जो तलवार थी वो खो गई। अब ड्रैगन के खिलाफ मेरे पास कोई हथियार नहीं। कुछ मिनटों बाद वो तैरकर डूबने से बच गया। वो नदी की दूसरी छोर तक तैरकर पहुंचा और किनारे पर कूद गया। अब मैं किले की ऊंची दीवारें देख सकता हूँ। उसे ड्रैगन की सांस से जली हुई घास दिखाई दी। अचानक एल्बर्ट को ड्रैगन के विशाल पंखों के फड़फड़ाने की और उसके कदमों के पटकने की आवाज सुनाई दी। मुझे लकड़ी के खाली हिस्से में छुपना चाहिए। लकड़ी ने आग पकड़ ली, लेकिन एल्बर्ट को कुछ नहीं हुआ। कम से कम उसे गर्माहट तो मिल रही थी। ड्रैगन के पंखों की आवाज बंद होने तक मुझे यही रुकना चाहिए। फिर वो उस खाली लकड़ी से बाहर आया और उसे जलते हुए देखने लगा और सोचता रहा कि बिना तंदूर बने उस ड्रैगन को चकमा देकर खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। मुझे ड्रैगन का घोंसला ढूंढना होगा। एक मिनट, वो क्या है? वो तो तिजोरी है जहाँ राजा जॉर्ज का खजाना छुपा हुआ है। फिर एल्बर्ट पास वाले मक्के के खेत से एक बिजूका ले आया। अंधेरी रात में वो बिजूका किले के अंदर ले आया और उसे खजाने के सामने वाली दीवार पर रख दिया ताकि ड्रैगन को वो आसानी से दिखाई दे। ये क्या है? पीपा? मैं इस पीपा का ढक्कन काटकर इसे ड्रैगन के जितने करीब ले जा सकता हूँ ले जाऊंगा। फिर वो पीपे में जाकर सो गया। अगली सुबह पैर पटकने की आवाज से वो जगा। उसके उम्मीद अनुसार जब ड्रैगन जग गया तब उसे लगा कि किले की दीवार पर बिजूका नहीं बल्कि कोई आदमी ही है। उसने बिजूका की तरफ उड़ान भरी। अब ड्रैगन मुझे नहीं देख सकता, तो मैं जल्दी से पीपे से बाहर निकलकर उसे खजाने तक ले जाऊंगा। एक तरफ बिजूके का तंदूर बन रहा था, तब दूसरी तरफ वो पीपे को खजाने तक ले गया। फिर वो बाहर निकलकर चीखा, हे ड्रैगन, इधर देखो और मुझे पकड़ लो। ये सुनकर ड्रैगन मुड़ा और तेजी से उड़कर खजाने की तरफ आया और तब तक एल्बर्ट उसकी नजरों से दूर जा चुका था। जब ड्रैगन ने आकर खजाने के दरवाजे से अपना सर अंदर डाला तब एल्बर्ट ने ड्रैगन का सर पीपे से ढक दिया। जब ड्रैगन ने अंगार बरसाया तब पीपे में आग लौटकर ड्रैगन पर ही बरस गई और ड्रैगन ने अपने आप का तंदूर बना लिया।
क्या बात है, विश्वास नहीं होता, ये काम कर गया। मैं घर लौटकर राजा जॉर्ज से पूछूंगा कि क्या मैं राजकुमारी लूसी से शादी कर सकता हूँ। वो राजा जॉर्ज के दरबार में पहुंचा और उसने सिपाहियों को लकड़ी के बक्से में रखा खजाना लाने के लिए कहा। एल्बर्ट ने राजा को ताज के हीरे दिखाए। मैंने ड्रैगन को मार गिराया है और अब मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ। उसी समय राजकुमारी लूसी ने कमरे में आकर एल्बर्ट को गले लगाया। मेरे लिए ये सब करने के लिए शुक्रिया। तो बहुत होशियार ना होने के बावजूद भी एल्बर्ट उस लड़की से शादी कर सका जिससे वो प्यार करता था। उसे बहुत सारा खजाना मिला, किला भी मिला और वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। भगवान जी की शर्तें। हजारों साल पहले जब सबका ईश्वर एक था, तब वो अपने जानवरों के साथ रहता था और अब तक उसने इंसान नहीं बनाया था। तब खरगोश सबसे होशियार जीवों में से एक था। एक दिन खरगोश ईश्वर से मिलने उनके जंगल में बसे हुए महल में आ पहुंचा। आपको महल में देखकर खुशी हुई। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महान भगवान जी, इस जंगल की हर एक चीज पर और हर एक जीव पर आपका राज है। आप ही सच्चे मालिक हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? सिर्फ एक इच्छा है, मुझे अक्लमंद और होशियार बनाइए। वैसे ये बात है कि सब अमीर बनना चाहते हैं और तुम होशियार बनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि मैं जंगल के सारे जीवों से ज्यादा होशियार बनना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना हुनर दिखाना होगा, क्योंकि मैं होशियारी और अक्लमंदी के लिए दूसरे जानवर बनाना चाहता हूँ। अगर तुमने अपने आप को साबित किया तो मैं इंसान बनाने की योजना रद्द कर दूंगा। कहो, क्या कहते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरे लिए 5 नीले पंछी ले आओ, 5 सफेद तितलियां, तुम्हारे जितनी बड़ी मधुमक्खी, तो फिर मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं ले आऊंगा, मैं कर दिखाऊंगा। जंगल में खरगोश थका हुआ आता है। वो तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। सारे जानवर आकर तालाब का पानी पीने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। 5 नीले पंछी तालाब के पास पानी पीने आते हैं और फिर वे सभी खेलने और कूदने लगते हैं। आज मुझे मेरी खूबियां पता चल जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। ये सच नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। नहीं, वो उतने नहीं है। 5 नीले पंछी उसके पास आते हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कर रहे हो? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, ये नामुमकिन है। हमें बताओ तो क्या हुआ है? किसी ने मुझसे कहा है कि तुम लोग मेरे साथ आओगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन है। तुम लोग सफर करते हुए थक जाओगे। तुम मजाक कर रहे हो। हम कभी नहीं थकते। हम हमेशा दूर तक उड़ते हैं। उड़ने से हमें थकान नहीं होती। हम तुम्हारे साथ कहीं पर भी आ सकते हैं। 5 नीले पंछी हंसते हैं और खरगोश के इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। बढ़िया। 5 सफेद तितलियां आती हैं और तालाब के पास फूलों से शहद पीने लगती हैं। अरे वाह, मैंने इतनी सुंदर तितलियां कभी नहीं देखी थी। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगी। ये तो नामुमकिन होगा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? 5 सफेद तितलियां उसके पास आती हैं। अरे खरगोश, ये तुम क्या कर रहे हो? बात क्या है? हाँ, कुछ नहीं, ये नामुमकिन है। हमें बताओ क्या बात है? किसी ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि ये नामुमकिन है। तुम सफर में थक जाओगे। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? हम कभी नहीं थकते। हम हमेशा दूर तक उड़ते हैं। हम कभी नहीं थकते। हम तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकते हैं। 5 सफेद तितलियां हंसकर खरगोश के इर्द गिर्द नाचने लगती हैं।
बढ़िया। एक बड़ी मधुमक्खी आकर फूलों से शहद पीने लगती है। कितनी खूबसूरत मधुमक्खी है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ आ पाएगी। ये नामुमकिन होगा, मैं पागल हूँ। मधुमक्खी उसके पास आती है। अरे खरगोश, क्या बात है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये तो नामुमकिन है। मुझे बताओ, क्या बात है? किसी ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तुम सफर में थक जाओगी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं थकती, मैं हमेशा दूर तक उड़ सकती हूँ। हे, बढ़िया। तो चलो चलते हैं दोस्तों। हाँ, चलो। लेकिन रुको, तुमने हमें बताया नहीं हमें कहाँ जाना है। वो एक बड़ा सरप्राइज होगा। वो अच्छा है या बुरा? बेशक अच्छा है। चलो, अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। भगवान के महल में खरगोश, 5 नीले पंछी, 5 सफेद तितलियां और बड़ी सी मधुमक्खी भगवान के सामने हाजिर होते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भगवान 5 पंछी, 5 तितलियां और मधुमक्खी की तरफ देखते हैं। तो तुम इन सबको ले ही आए। क्या अब आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें और होशियार बना दूं, तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि तुम पहले से ही होशियार हो। तो क्या मैं जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा होशियार हूँ? तुम हमेशा से ही थे, लेकिन तुम ये जानते नहीं थे तुम्हारी इच्छा क्या है। वे सभी एक साथ बात करने लगते हैं। खरगोश अपने आप पर खुश होकर महल से चला जाता है। कहानी पूरी हुई। भेड़िया और सारस। एक बार एक जंगल में 2 बहुत अच्छे लेकिन अजीब से दोस्त रहते थे। उनके नाम थे श्री भेड़िया और श्री सारस। भेड़िया बहुत ही चालाक था और सारस इतना अक्लमंद नहीं था। एक दिन भेड़िए ने सारस को रात के खाने पर बुलाया। हमने एक दूसरे को कभी खाने पर नहीं बुलाया है। क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? बिल्कुल, लेकिन तुम क्या पकाओगे? वो तो सरप्राइज होगा। मैं कौन से दिन और किस वक्त आऊं? कल रात 7 बजे। ठीक है, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं और वक्त पर पहुंचना। हाँ बिल्कुल। अगले दिन सारस भेड़िए के घर वक्त पर पहुंच गया। नमस्ते, आओ बैठो, तो खाना तैयार है। बताओ तुमने क्या बनाया है? मैंने स्वादिष्ट सूप बनाया है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन जब सारस टेबल पर बैठा, तब भेड़िए ने सूप बहुत ही उथले प्लेट में परोसा था। क्या हुआ? बात ये है कि मैं अपनी लंबी चोंच से खा नहीं पा रहा। ऐसी बात है? चलो, कम से कम तुम अपनी चोंच उस प्लेट में भिगो तो सकते हो। लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। उम्मीद है कि तुम भी मेरे घर जरूर आओगे और रात का खाना खाना पसंद करोगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। कल रात के बारे में क्या ख्याल है? मैं पहुंच जाऊंगा। उस रात सारस बेचारा भूखा ही घर लौटा। अगली रात भेड़िया सारस के घर पहुंच गया। आओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बनाया तुमने? तुम मेरे खास मेहमान हो। मैंने तुम्हारी पसंदीदा चीज ही बनाई है, स्वादिष्ट सूप। क्या सच में? बिल्कुल, आओ और बैठो, तो खाना तैयार है। लेकिन भेड़िया देखकर हैरान रह गया कि सूप एक लंबी सी जार में परोसा था, जिसका मुंह बहुत छोटा था। सूप तो वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरा मुंह तो जार तक पहुंच भी नहीं सकता।
क्या सच में? चलो, कम से कम तुम जार को बाहर से चाट तो सकते हो। अब भेड़िए को सारस के बर्ताव का बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चालाकी से शांत रहा और उसने एक अच्छा सबक सिखाने की ठान ली। उसने कहा, ठीक है, हम दोबारा शुरू करते हैं। कल दोबारा तुम मेरे घर पर खाने के लिए क्यों नहीं आते? मैं आऊंगा, लेकिन अब से तुम्हें अपनी प्लेट साथ में लानी होगी। इसलिए अगली शाम सारस भेड़िए के घर खाने पर गया। कैसे हो मेरे दोस्त? बैठ जाओ, खाना लगभग तैयार है। तो बताओ, तुमने खाने में क्या बनाया है? चटपटी सारस की खिचड़ी, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है। सारस। लेकिन सारस तो मैं ही हूँ। मुझे पता है। और फिर भेड़िए ने सारस का घर के बाहर और पहाड़ की चोटी तक पीछा किया और काफी मीलों तक भेड़िए ने सारस का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बहुत देर बाद भेड़िया घर वापस आया और उसके मुंह में पंख फंसे थे। वो टेबल पर बैठा रुमाल खोलकर खिचड़ी खाने लगा। उसने सारस की खिचड़ी बड़े स्वाद से खाई। तो कहानी की सीख ये है दोस्तों कि भेड़िए के साथ कभी भेड़िए की चाल मत चलो। कहानी पूरी हुई। मेंढक और टिड्डा। एक जमाने में अमेज़न के जंगलों में दो दोस्त रहा करते थे। उनके नाम थे श्रीमान टिड्डा और श्रीमान मेंढक। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को कभी भी अपने घर पर नहीं बुलाते थे। एक दिन दोनों तालाब के पास बैठे थे। टिड्डा और मेंढक अपनी पीठ पर लेटे लेटे आसमान की तरफ देख रहे थे। कितना खूबसूरत दिन है। हाँ बिल्कुल। तुम अक्सर यहाँ आते हो? कभी कभार आता हूँ। मैं अपना ज्यादातर वक्त कुएं में बिताता हूँ। तुम्हें तो पता ही है। हाँ मुझे पता है। तुम्हें एक दिन मेरे घर आना चाहिए। मेरे पास एक योजना है। आज रात के खाने के लिए तुम मेरे कुएं में आ जाओ। मैं और मेरी बीवी मिलकर अच्छा खाना बनाएंगे। मैं कुछ मोमबत्तियाँ लाऊंगा। चलो भी, हाँ भी कर दो। बिल्कुल, क्यों नहीं। बढ़िया, मुझे जाना चाहिए। मुझे सारी तैयारियां करनी है। बाद में मिलते हैं। मेंढक के जाने के बाद टिड्डा नीले आसमान की तरफ देखता रहा और रात के खाने पर क्या पहनना है ये सोचता रहा। उसी शाम टिड्डा कुएं में आ पहुंचा। कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। मेंढक टेबल पर बैठा था और मेंढक की बीवी ने टिड्डे का स्वागत किया। अंदर आइए श्रीमान टिड्डे। आपका घर बहुत ही खूबसूरत है मेंढक मोहतरमा। शुक्रिया। जानू, देखो तो तुम्हारा दोस्त आया है। उसे अंदर आने के लिए कह दो। अंदर टेबल पर आइए, खाना तैयार है। टिड्डा और मेंढक की बीवी टेबल तक पहुँचे और बैठ गए। तुम आए, मुझे खुशी हुई। आपका घर बहुत ही अच्छा है। उतना अंधेरा भी नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ मोमबत्तियाँ जला देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे अंधेरी जगह पर जाना पसंद नहीं। मैंने अपने हाथ पैर धो लिए हैं। तुम भी धो लो। वहाँ पर जार रखा हुआ है। अच्छा। टिड्डा हाथ पैर धोते वक्त जोर से आवाज निकालता है। सुनो दोस्त, क्या तुम अपनी आवाज कम नहीं कर सकते? टिड्डा टेबल पर बैठता है और अपने पैर एक दूसरे पर घिसे बिना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए ये नामुमकिन था। तुम दोबारा आवाज कर रहे हो। शांत रहो। मैं शोर में खाना नहीं खा सकता। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। जानू, तुम तमीज से पेश आओ। टिड्डे को गुस्सा आता है। मैं नहीं खा सकता। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। और लेकिन हमें माफ करना श्रीमान टिड्डे। आप चिंता न करें मोहतरमा। कल रात मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाइए। मुझे खुशी होगी।
मुझे माफ करना क्योंकि मुझे कल कुछ दूसरा काम है। कौन सा काम है? भूल गए जानू, मैंने अपनी बहन को वादा किया था कि कल रात में उसके बच्चों की देखभाल करूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। टिड्डा खड़े होकर अलविदा कहता है। देर मत करना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। टिड्डा चला जाता है और मेंढक खाना खाता है। अगली रात मेंढक उछलकर टिड्डे के घर पहुंचता है। ओह, मैं कल रात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ बदतमीजी से पेश आया था। वहाँ पहुँचते ही मैं उसे बताऊंगा कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ और माफी मांग लूंगा। मेंढक टिड्डे के घर पहुंचता है। अरे वाह, तुम तो जल्दी आ गए। मैं जल्दी इसीलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। टिड्डा मेंढक की बात काटता है। कुछ मत कहो, चलो खाना तैयार है, आ जाओ। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। टिड्डा मेंढक की बात दोबारा काटता है। खाना ठंडा हो रहा है, मैंने अपने हाथ पैर धो लिए हैं, तो तुम भी अपने हाथ पैर धो लो। हाँ ठीक है, बहुत भूख लगी होगी। मेंढक कूदकर जार तक पहुंचता है और पैर धोता है और कूदकर वापस टेबल पर आ जाता है। तुम्हें वापस जाकर वापस धोना होगा। क्यों? मैंने क्या गलती की? गंदगी में कूदने की वजह से तुम्हारे हाथ पैर बहुत गंदे हो चुके हैं। मेंढक दोबारा पानी के जार तक जाता है, अपने पैर धोता है और वापस टेबल तक कूदकर आ जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है। रुको, अब क्या? भगवान के लिए अपने गंदे हाथों से खाना मत खाओ। जाओ, उन्हें वापस धोकर आओ। मेंढक को गुस्सा आता है। तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना न खाऊं। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे अपने पैरों और पंजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर टेबल से पानी के जार तक पहुंचने तक वो गंदे होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। झगड़ा तो कल रात से तुमने शुरू किया था। तुम जानते हो कि मैं अपने पैर एक दूसरे पर बिना शोर किए नहीं घिस सकता। वैसे मैं इसीलिए जल्दी आया था, तुमसे माफी मांगना चाहता था। मेंढक दरवाजे तक जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। वापस आ जाओ और मुझे माफ कर दो। क्या तुम अब भी मेरे दोस्त बनकर रहना चाहते हो? बिल्कुल, वापस आओ। चलो एक साथ खाना खाते हैं। हम दोनों ने एक सबक सीख लिया है। तुम्हें मैं जैसा हूँ वैसे अपनाना होगा और मुझे तुम्हें। मेंढक टेबल पर बैठ जाता है और दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। और रसोई में और भी हैं। कहानी पूरी हुई। बिना दांतों वाला राक्षस। ये उस प्राचीन जमाने की कहानी है जब इंसान कुत्तों पर विश्वास नहीं करता था और उन पर सिर्फ सुरक्षा के लिए निर्भर रहता। फिर जब कुत्ते बूढ़े हो जाते और किसी काम के न रहते, तब इंसान उन्हें जंगल में अकेला छोड़ देता था। एक बार एक किसान का लियोनार्डो नाम का एक कुत्ता था जो बूढ़ा हो चुका था, जिसके दांत गिर पड़े थे, जिस वजह से वो किसी को भी अपने दांतों से पकड़ नहीं पाता। एक दिन किसान अपनी बीवी के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा रहा और कहा, कल मैं लियोनार्डो को जंगल ले जाने वाला हूँ क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं रहा। उसके बीवी को कुत्ते पर दया आई और उसने कहा, उसने इतने साल सेवा की है हमारी, इतना वफादार बना रहा है, हमें उस पर दया करनी चाहिए। ये क्या, तुम तो बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं हो। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, इसीलिए इस दुनिया में ऐसा कोई भी चोर नहीं जो इससे डरेगा। उसने हमारी सेवा तो की है और उसके बदले हमने उसे अच्छा खाना भी तो दिया है। उस बेचारे कुत्ते ने धूप में लेटे हुए किसान की सारी बात सुन ली और उसे बुरा लग रहा था कि कल उसका आखिरी दिन होने वाला था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था भेड़िया, जिसे मिलने के लिए वो शाम को जंगल में गया और अपने नसीब की दुख भरी दास्तां उसे सुनाने लगा। भेड़िए ने कहा, तुम निराश मत होना, मैं तुम्हारी मुसीबत में मदद करूंगा। मैंने कुछ सोच रखा है।
कल सुबह जल्दी तुम्हारा मालिक अपनी बीवी के साथ घास का ढेर बनाने निकल पड़ेगा और साथ में अपने छोटे बच्चे को भी ले जाएगा। घर में कोई नहीं होगा। काम करते वक्त माँ बाप को अपने बच्चे को छाव में रखना पड़ेगा। तुम भी वहाँ रहना जैसे तुम उसकी रखवाली करने आए हो। फिर मैं जंगल से आकर बच्चे को उठा लूंगा। तुम जल्दी से मेरे पीछे आकर बच्चे को मुझसे छीन लेना। मैं बच्चा लौटा दूंगा और तुम उसके माँ बाप के पास ले जाना। फिर वो सोचेंगे कि तुमने बच्चे को बचाया और वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे और तुम्हें तकलीफ देना तो दूर, वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुत्ते को वो योजना पसंद आई और उसने वैसा ही किया जैसा तय किया था। भेड़िए को अपना बच्चा उठाकर भागते हुए देखकर किसान चिल्लाने लगा, लेकिन जब लियोनार्डो बच्चे को वापस ले आया तब वो खुशी से झूम उठा और कहने लगा, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। तुम जितनी देर चाहो यहाँ रहकर खाना खा सकते हो और आराम से रह सकते हो। और उसने अपनी बीवी से कहा, घर जाओ और बूढ़े लियोनार्डो के लिए सूप बनाओ ताकि उसे चबाना ना पड़े और मेरा तकिया ले आना, मैं उसे लेटने के लिए दे दूंगा। उस दिन के बाद बूढ़ा लियोनार्डो इतने मजे में रहने लगा जितना शायद उसने सोचा भी ना हो। उसके बाद जल्द ही भेड़िया उसे मिलने आया और सब कुछ सही होता देख खुश हो गया। मैंने तुम्हारी जो मदद की है उसके बदले जब मैंने तुम्हारे मालिक की एक मोटी सी भेंट उठा ले जाऊंगा तब तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। मैं वादा कर नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक से वफादार रहूंगा। भेड़िए को लगा कि बूढ़ा कुत्ता बेचारा उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए एक रात वो दबे पांव आया और भेड़ को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वफादार लियोनार्डो ने किसान को भेड़िए के इरादे बता दिए थे और इसलिए किसान ने उसे पकड़ लिया और अनाज पीटने वाली सांड से उसे पीटने लगा। भेड़िया भागते भागते कुत्ते से कहने लगा, धोखेबाज कहीं के, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगली सुबह भेड़िए ने कुत्ते के पास एक जंगली सुअर को भेजा जो उसे जंगल में बुलाने लगा। भेड़िए और कुत्ते के बीच जो करार था वो कुत्ते ने तोड़ा, ऐसा भेड़िए का मानना था। बूढ़े कुत्ते की तरफ से बोलने के लिए कोई नहीं था सिवाय एक 3 पैरों वाली बिल्ली के। जब दोनों साथ बाहर निकले तब बेचारी बिल्ली लंगड़ाकर साथ चलने लगी और दर्द के मारे अपनी पूंछ हवा में तानने लगी। भेड़िया और उसका दोस्त पहले ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने दुश्मन को पास आते देखा तब उन्हें लगा कि वो अपने साथ तलवार लेकर आया है। उन्होंने बिल्ली की तनी हुई पूंछ को तलवार ही समझ लिया और जब बेचारी बिल्ली अपने 3 पैरों पर उछलने लगी तब उन्हें लगा कि वो उन्हें मारने के लिए कोई पत्थर उठा रही है। इसलिए वे दोनों डर गए। जंगली सुअर झाड़ी के पीछे छिप गया और भेड़िया पेड़ पर कूदकर चढ़ने लगा। जब कुत्ता और बिल्ली वहां पहुंचे तब दोनों वहां किसी को भी न पाकर हैरान हो गए। जंगली सुअर पूरी तरह से झाड़ी के पीछे अपने आप को छिपा नहीं पाया और उसका एक कान अब भी दिख रहा था। जब बिल्ली गौर से देख रही थी तब सुअर ने अपना कान हिलाया। बिल्ली को लगा कि वो कोई चूहा ही है और वो उस पर कूद पड़ी और उसे काटने लगी। जंगली सुअर भागने लगा और दर्द के मारे चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, भेड़िया ऊपर पेड़ पर है। कुत्ते और बिल्ली ने ऊपर पेड़ पर देखा और उन्हें भेड़िया दिखाई दिया जो डरा हुआ होने की वजह से शर्मिंदा था। फिर उन्होंने कुत्ते के साथ दोबारा दोस्ती कर ली। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगे और एक दिन बूढ़ा लियोनार्डो अपने मालिक और उसके बीवी की गोद में चैन से गुजर गया। कहानी पूरी हुई।